हेलो स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। पिछले वीडियोस में हमने विद्युत आवेश के बारे में अध्ययन किया कि विद्युत आवेश किस प्रकार से वस्तुओं में उत्पन्न होता है, उसके नियम क्या क्या है, कौन कौन से नियमों का वो पालन करता है, कैसा उसका मात्रक होता है, कैसी उसकी विमा होती है। ये सारी जानकारियां हमने पिछले वीडियोस में अच्छे प्रकार से पढ़ी है। जिस भी विद्यार्थी को इनमें कोई डाउट हो तो वो पीछे के वीडियोस देख सकता है, YouTube पर अवेलेबल है। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाकर आज नए टॉपिक की बात करेंगे और वो नया टॉपिक है कूलाम का नियम, जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। इसको स्थिर वैद्युतिकी का बेस नियम भी कहते हैं, आधार है जो, वो है कूलाम का नियम। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जैसे ही वैज्ञानिकों ने आवेश की खोज की, तो आवेश का जैसे रिसर्च चल रहा था, तो उन्होंने ये देखा कि एक आवेश के पास में या एक आवेश के क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश रख दिया जाता है, तो वह आवेश उस पहले वाले आवेश के कारण से कुछ बल अनुभव करता है, और जितने भी आवेश रखोगे वो सभी आवेश उससे बल अनुभव करेंगे। और ये सभी आवेशों का जो बल है, मान लो पहले दो आवेश हैं, दो के मध्य तीसरा रखता हूं, तो उन दो के मध्य जो पहले बल लग रहा था कूलाम बल, वो प्रभावित नहीं होता है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि जैसे अपने पास में विद्युत आवेश होता है, तो विद्युत आवेश अपने चारों ओर परिवेश पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव लगाता है। उस प्रभाव के कारण बल उत्पन्न होता है, जिस बल को हम कहेंगे विद्युत बल। क्या नाम पड़ेगा उसका? विद्युत बल। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आवेश जब स्थानांतरित होते हैं तो वहां विद्युत का उत्पादन होता है, विद्युत का स्थानांतरण होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा विद्युत बल। वैसे इसको हम कूलाम बल कहेंगे। तो कूलाम ने सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट उसने ये बताया, इस बल को लगाने के लिए जितने भी आवेश हैं वो सभी, यहां तो मैं दो आवेशों की बात करूंगा, दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, या फिर कैसे होने चाहिए? स्थिर साथ में बिंदुवत। स्थिर के साथ कैसे होने चाहिए? बिंदुवत होने चाहिए। पहले पॉइंट तो उसने ये बताया। दूसरी बात वो ये बताता है कि जो बिंदुवत और स्थिर आवेश है, पहले इनको देख लेते हैं। स्थिर आवेश, बिंदुवत आवेश क्या होता है? स्थिर तो रुका हुआ आवेश होगा, वो स्थिर हो जाएगा। बिंदुवत क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट बात है कि बिंदुवत पर ही लग सकता है। जैसे मान लो ये मेरे पास ये है, इसका छोटा सा कण बिंदुवत कहलाएगा। अब ये पूरा भी बिंदुवत कहला सकता है, ये भी बिंदुवत कहला सकता है। अब ये बड़ा दिख रहा है लेकिन बिंदुवत नहीं है, ये भी बिंदुवत होगा। कब हो सकता है? जब दूरी की तुलना में वस्तु का आकार नगण्य हो तो बिंदुवत कहलाएगा। जैसे हम आजकल गूगल मैप का उपयोग करते हैं, जब हम लोकेशन देखते हैं तो गूगल मैप ओपन होता है तो एक छोटा सा बिंदु दिखाएगा। उसको जैसे जूम आउट करेंगे तो उस बिंदु का आकार या उस मानचित्र का आकार बढ़ेगा, बिंदु उतना ही रहेगा। तो अपने पास बिंदुवत होना कंपलसरी है। तो बिंदुवत क्या होता है? उसे कहेंगे जिसका आकार है, साइज है, वो एज कंपेयर टू डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉलेस्ट। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? बिंदुवत। मतलब अपने आकार की तुलना में, दूरी की तुलना में उसका आकार लगभग नगण्य हो तो हम उसको कह सकते हैं बिंदुवत कह सकते हैं। तो ये बिंदुवत पर लगेगा। इसके बाद में जो दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी होगी
उस दूरी के अनुक्रमानुपाती लगेगा। दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी होगी उस दूरी के अनुक्रमानुपाती लगेगा। एक और बात, ये जो कूलाम बल है ये माध्यम पर भी डिपेंड करेगा कि वहां पर माध्यम कैसा है। देखिए स्टूडेंट, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। माध्यम का अर्थ है कि जैसे मैं दो द्रव्यमान के पिंडों को पानी में रख दूं तो पानी एक माध्यम हो गया, उन्हीं को निर्वात में लेके जाऊं जहां हवा भी नहीं है तो वो भी एक माध्यम हो गया, फिर उसको वायु में लेकर आऊं तो वायु भी क्या है, माध्यम है। ऐसे हम और किसी पदार्थ में जैसे ऑयल में दोनों द्रव्यमान के पिंडों को रख देते हैं तो वहां भी ऑयल क्या बन गया है कि माध्यम बन गया। तो गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि कूलाम बल माध्यम पर भी निर्भर करता है। अब उनको यह पता चला कि एक आवेश के पास दूसरा आवेश आएगा तो वहां बल लगना प्रारंभ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाता है ये, तो अपने आप बल लगना प्रारंभ हो जाता है। तो इसको विद्युत बल नाम दिया गया। फिर विद्युत बल को हम कूलाम बल के नाम से जानते हैं। तो कूलाम ने सिर्फ दो आवेशों के बीच में, और वो भी कैसे, बिंदुवत आवेशों के बीच में एक बल के व्यंजक की स्थापना की, ताकि हम दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कर सकें। दिशा को आगे बढ़ेंगे, पहले परिमाण ज्ञात कर सकें, कितना परिमाण का बल लगेगा, क्योंकि बल एक सदिश राशि है इसलिए यहां परिमाण। तो यहां पर मैं इसको आगे देखता हूं कि इसकी परिभाषा क्या बनाई कूलाम ने। दो स्थिर कह सकते हैं, स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण हो सकता है ये बल, या प्रतिकर्षण हो सकता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी कि कूलाम ने दो आवेशों के मध्य बल लगाया। यह बल दोनों आवेशों के, दोनों बिंदुवत आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्योंकि यहां हमें परिमाण निकालना है तो यहां दिशा का जिक्र हम नहीं करेंगे, वो आगे पढ़ेंगे हम कूलाम के नियम का सैद्धांतिक निरूपण। अब इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए मैंने माना कि एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। इस आवेश को Q1 कह सकता हूं, इस वस्तु के आवेश को Q2। इन दोनों के बीच की दूरी है वो R है। तो कूलाम के नियम अनुसार इन दोनों वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी। यदि दोनों धनात्मक हुए तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तो आकर्षण बल लगेगा। तो ये जो बल है इन दोनों आवेशों के परिमाण लेने हैं हम, ये यहां पर दोनों आवेशों क्या लेने हैं, परिमाण। क्योंकि आवेश है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का होता है, तो हम यहां पर परिमाण फॉर्म लेंगे उसके। फिर उसके बाद में बीच की दूरी के वर्ग के, तो यहां बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, Q1 Q2, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। दोनों समीकरणों को मैं आपस में मिला देता हूं तो मेरे पास ये बनेगा। ठीक है, इसके पश्चात जैसे मैं इस समानुपाती सिंबल को खोलता हूं तो यहां पर क्या आएगा, के कहलाएगा नियतांक, समानुपाती नियतांक कहलाएगा। तो यहां पर के आएगा, के कहलाएगा समानुपाती नियतांक, ये कहलाएगा। और इस के का मान, के का मान माध्यम पर डिपेंड करेगा, साथ में मात्रक
मात्रक के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मात्रक प्रणाली पर भी निर्भर करेगा। के नियतांक है, के का मान मात्रक, प्रणाली और माध्यम पर डिपेंड करता है। अब माध्यम पर डिपेंड करता है तो माध्यम एक तो हो सकता है वायु निर्वात हो, एक कोई दूसरा पदार्थ हो। तो ये दो प्रकार के हम यहां पर केसेस में इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आगे इसकी वायु निर्वात के लिए, कि सबसे पहला पॉइंट आएगा वायु निर्वात। तो वायु निर्वात के लिए एसआई पद्धति में, क्योंकि मैंने कहा था कि के का मान माध्यम पर डिपेंड करेगा और मात्रक प्रणाली पर, तो मात्रक प्रणाली मैंने कौन सी रखी यहां पर, एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति में क्या होता है कि के का मान ये लिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है अपने पास में 9 × 10⁹। और इस के का जो मात्रक होगा वो इसी से बनाएंगे हम, इसी से बनाएंगे। तो ये आएगा अपने पास, बल के लिए न्यूटन लगाएंगे, दूरी के लिए मीटर स्क्वायर और आवेश के लिए कूलाम स्क्वायर यूज करेंगे। तो ये के का मान वायु निर्वात में न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। ये न्यूमेरिकल में जब वायु निर्वात जिस भी न्यूमेरिकल में लिखा आएगा वहां पर के की वैल्यू हम डायरेक्ट रखेंगे 9 × 10⁹। ये मान हमें रखकर सोल्व करना पड़ेगा, इससे आसान हो जाते हैं न्यूमेरिकल। अब जो अपने पास में एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है उसको समझना जरूरी है। ये है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है। वायु या निर्वात की ये होती है विद्युतशीलता, और इसका मान होता है वायु निर्वात के लिए 8.854 × 10⁻⁻12 है। ये इसकी वैल्यू होती है, और इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताइए कितनी होती है, इसका मात्रक क्या होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू क्या होती है और साथ में मात्रक क्या होता है। तो वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 है, और मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है इसका। अब इसके बाद में मैं इसकी बात करता हूं आगे। दूसरा हम लेते हैं माध्यम के लिए। अब माध्यम कुछ भी हो सकता है, पानी हो गया, कोई ऑयल हो गया, या कोई किसी प्रकार का अदर मटेरियल हो गया, अभ्रक हो गई, मोम हो गया, इन माध्यमों की बात करता हूं। तो माध्यम के लिए के का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। और जब मैं इस फार्मूले में के की जगह वैल्यू रखूंगा तो ये फार्मूला आएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R²। तो यहां पर अपने पास में ये बल आ जाएगा माध्यम में लगने वाला बल। अब इसी तरह से हम यदि निर्वात का देखें, निर्वात का बल क्या होगा, तो जब मैं के की वैल्यू ये रखूंगा तो निर्वात में लगने वाला बल आएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इसका मान वायु निर्वात लिखा आ गया तो 9 × 10⁹ रख देंगे, लेकिन इसका मान हम 9 × 10⁹ नहीं रख सकते, क्योंकि यहां पर हमें एप्सिलॉन का मान रखना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद उसको सोल्व करेंगे, फिर निकालेंगे। तो माध्यम में लगने वाले बल को मैं Fm कह सकता हूं, वायु निर्वात में लगने वाले बल को F0 भी कह सकते हैं, ठीक है। वैसे हम इसको F से दर्शा देते हैं। तो ये अपने पास दो बल आ गए, माध्यम में लगने वाला, वायु या निर्वात में लगने वाला। अब बात करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की या एप्सिलॉन, दोनों की मात्रक और विमा सेम है, तो इनकी विमा क्या होगी। तो यहां पर विमा निकालेंगे हम, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालने के लिए मैं इसी फार्मूले का प्रयोग करता हूं। एप्सिलॉन नॉट इस साइड में आ गया, 1/4 पाई F आ जाएगा यहां पर,
Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी विमा हम निकालते हैं तो 1/4 पाई ये अपने पास है, ये संख्यात्मक मान है। संख्यात्मक मान की कोई विमा और मात्रक नहीं होते हैं, इसलिए इसका कोई विमा नहीं है, कोई मात्रक नहीं है। हाँ, यहां बल है तो 1/में F बल है, बल की विमा होती है M1 L1 T-2। आगे अपने पास आवेश है, आवेश की विमा होती है AT। दूसरा आवेश है, दूसरे आवेश की विमा AT। और R दूरी है, दूरी के लिए मैं L यूज करता हूं, लेकिन इसका स्क्वायर है इसलिए L2 यूज करेंगे यहां पर। अब मैं इसको सोल्व करता हूं अगले स्टेप में, तो ये आ जाएगा ऊपर तो A स्क्वायर T⁻²। A को A से किया, A स्क्वायर आ गया, T को T से करूंगा तो T⁻² आ जाएगा। नीचे क्या है M⁻1 L⁻3 T⁻²। इनको ऊपर लेकर जाता हूं तो एप्सिलॉन नोट की विमा आएगी M⁻1 L⁻3 T की पावर देखिए, ऊपर +2 है, नीचे -2 है। जैसे ऊपर जाएगा तो इस पावर का सिंबल बदल जाएगा, सिंबल बदलेगा तो यहां पर T⁻4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 8/2। तो ऐसे एप्सिलॉन नोट कह दो या एप्सिलॉन एक ही बात है, ये इसकी क्या आ जाएगी, विमा आ जाएगी। तो कूलाम बल है वो माध्यम पर डिपेंड करता है, साथ में मात्रक प्रणाली पर भी डिपेंड करेगा कि मात्रक प्रणाली कैसी है। कूलाम ने प्रतिबंध लगा दिया कि दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, बिंदुवत आवेश होने चाहिए, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगेगा। तो इस प्रकार हम कूलाम के बल को समझ सकते हैं, किस प्रकार कूलाम बल दो आवेशों के मध्य लगता है। इसके बाद में अपना आएगा कि 1 कूलाम आवेश किसे कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन आएगी 1 कूलाम आवेश। ये अपने पास फार्मूला है, F इक्वल टू है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। मैं यहां पर 1 कूलाम आवेश की परिभाषा लेंगे कि 1 कूलाम आवेश क्या होता है, आवेश किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है। उसके लिए जो ये बल है ना, बल F का मान तो होना चाहिए 9 × 10⁹ न्यूटन। दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात होना चाहिए। ये मान लो दो आवेश हैं, वायु या निर्वात होना चाहिए। एक और बात, इनके बीच में दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। अब इसकी परिभाषा बनाएंगे कि अपने पास में मान लीजिए ये है, तो इसी फार्मूले में जब मैं F का मान रखता हूं तो 9 × 10⁹, K की वैल्यू वायु या निर्वात के लिए 9 × 10⁹ होती है। आवेश है अपने पास, तो ये परिमाण इनके समान ले लेता हूं तो Q बन जाएगा, तो ये आएगा Q²। दूरी 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। Q² = 1, Q = ±1 कूलाम। तो ये अपने पास आएगा 1 कूलाम आवेश। कैसे परिभाषित करेंगे कि दो आवेश है अपने पास, परिमाण समान है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं दो समान परिमाण के आवेश, समान परिमाण के आवेशों को वायु या निर्वात में 1 मीटर दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर रखने पर लगने वाला बल कितना हो जाए, 9 × 10⁹ न्यूटन हो जाए, तो हम इसे 1 कूलाम आवेश कहते हैं। 1 कूलाम क्या कहते हैं, इसको आवेश कहते हैं। तो ऐसे आवेश 1 कूलाम आवेश की परिभाषा हो जाती है कि किस प्रकार से 1 कूलाम आवेश यहां पर बना है। तो आज का अपना टॉपिक यही थे कि कूलाम का नियम है वो क्या है, कूलाम का नियम है वो किस प्रकार से लागू होता है, और 1 कूलाम आवेश किसे कहते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो का यही एंड करता हूं। आशा करता हूं आप घर पर सुरक्षित होंगे। इसी इच्छा के साथ, कामना के साथ
मैं वीडियो का एंड करता हूं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इस महामारी से अपना बचाव रखें। थैंक यू।